अफ्रीका के घने जंगलों के बीच एक आतंकवादी संगठन दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने की तैयारी कर रहा था। आतंकवादियों के लीडर स्टीवन ओबानो और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोकर मिस्टर वाइट के बीच कोई बड़ी डील हो रही थी। मिस्टर वाइट ने ओबानो की मुलाकात एक शांत और गणित के जीनियस बैंकर से करवाई जिसका नाम था लशीफ। यह आदमी खुद को किसी देश या धर्म का नहीं मानता था, केवल पैसा ही उसका धर्म था। वो दुनिया भर के आतंकवादियों के काले धन को सफेद करने और उसे बढ़ाने का काम करता था। ओबानो ने उस पर भरोसा करते हुए नोटों से भरे 3 बक्से उसके हवाले कर दिए जिसमें पूरे $100 मिलियन कैश थे और उसके सामने केवल एक शर्त रखा, मुझे भरोसा चाहिए कि जब भी मैं चाहूं दुनिया के किसी भी कोने से अपने पैसे निकाल सकूं। लशीफ ने अपनी ठंडी निगाहों से उन पैसों को देखा और ओबानो की शर्त मंजूर कर ली। इसी के साथ कहानी ने अफ्रीका के ही दूसरे हिस्से मेडागास्कर की तरफ रुख किया। वहां तेज धूप और धूल के बीच नेवले और सांप की लड़ाई चल रही थी जिससे भीड़ घेरे खड़ी थी। जहां सबकी नजरें उस लड़ाई पर गड़ी थी, वहीं एक शख्स था जिसकी निगाहें वहां किसी अपराधी को ढूंढ रही थी। वो था ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस M16 का एक नया एजेंट जेम्स बॉन्ड। जितना चालाक उतना ही खतरनाक। उसकी नजरें मोलाका नाम के एक आदमी पर थीं जो आतंकवादियों के लिए बॉम्ब्स बनाता था। जैसे ही मोलाका को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, उसने वहां से दौड़ लगा दी। बॉन्ड भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा। मोलाका का शरीर जैसे रबर का बना था। वो ऊंची दीवारों और छतों पर किसी फुर्तीले जानवर की तरह छलांग लगा रहा था। मगर बॉन्ड भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने जान की बाजी लगा दी और किसी शिकारी की तरह उसका पीछा करता रहा। भागते भागते मोलाका एक फॉरेन एम्बेसी के अंदर घुस गया। उसे लगा कि एम्बेसी के अधिकारी और गार्ड्स की पनाह में आकर वो बच जाएगा, मगर बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसने एम्बेसी के गार्ड्स पर ही धावा बोल दिया और मोलाका को दबोचकर अपने साथ ले जाने लगा। पर अंत में वो एम्बेसी के गेट पर गार्ड से घिर गया। अधिकारी ने उसे बंदूक फेंकने और मोलाका को छोड़ने की चेतावनी दी। बॉन्ड ने चुपचाप उनका आदेश मान लिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से दूसरी गन निकाली और मोलाका और भ्रष्ट अधिकारी दोनों को मारकर वहां एक गैस टैंक में धमाका कर दिया। पूरी इमारत हिल गई, आग की लपटें आसमान छूने लगीं और धुएं के गुब्बार के बीच बॉन्ड मोलाका का बैग लेकर वहां से गायब हो गया। बॉन्ड का यह सारा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। अगली सुबह बॉन्ड की बॉस एम को जब अखबारों में अपने एजेंट की तस्वीर दिखी तो वो आग बबूला हो गई, क्योंकि बॉन्ड ने सीक्रेट सर्विस को एक मजाक बनाकर रख दिया था। उसने बॉन्ड को उसकी लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया और उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। लेकिन जेम्स बॉन्ड ने अपनी तहकीकात जारी रखी, क्योंकि उसे मोलाका के बैग में एक फोन मिला था जिससे उसने किसी को एक मैसेज भेजा था और एक कोड लिखा था एलिप्सिस, यानी कि यह किसी ऑपरेशन को शुरू करने का संकेत था। बॉन्ड को अंदेशा हुआ कि मोलाका जरूर किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। मोलाका से मिला वो सुराग बॉन्ड को बहामास के एक अमीर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर एलेक्स दिमित्रियोस तक ले आया, जिसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से थे। बॉन्ड साए की तरह दिमित्रियोस के पीछे लग गया। शाम के वक्त दिमित्रियोस एयरपोर्ट के करीब ही एक एग्जीबिशन में पहुंचा जिसे देखने सैकड़ों लोग आए थे। वहीं बॉन्ड भीड़ में छिपकर उस पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि दिमित्रियोस ने पहले अपना बैग स्टोरेज रूम में रख दिया, फिर किसी को मैसेज करने लगा। मैसेज सेंड करते ही उसने वहां मौजूद एक पोकर टेबल पर एक कॉइन रख दिया और वहां से चला गया। बॉन्ड इंतजार करने लगा कि उस कॉइन को उठाने कौन आता है, पर तभी पीछे से दिमित्रियोस ने उसके पेट पर चाकू अड़ा दिया। शातिर दिमित्रियोस को बॉन्ड की भनक पहले ही लग चुकी थी, मगर वो बॉन्ड को मार पाता उससे पहले ही बॉन्ड ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ मोड़कर वो चाकू उसके ही पेट में घुसा दिया। दिमित्रियोस वहीं ढेर हो गया। बॉन्ड ने उसे एक बेंच पर ऐसे बिठा दिया जैसे वो सो रहा हो। फिर उसने दिमित्रियोस का फोन चेक किया। दिमित्रियोस ने एक अननोन नंबर पर मैसेज किया था जिसमें लिखा था एलिप्सिस, यानी दिमित्रियोस यहां किसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी को संकेत देने आया था। उसी पल जब बॉन्ड ने पोकर टेबल पर देखा तो वो कॉइन वहां से गायब थी, यानी कोई उसे ले जा चुका था। दिमित्रियोस का बैग भी गायब था।
इतने लोगों की भीड़ में वो शख्स कौन हो सकता है, उसका पता लगाना मुश्किल था। तभी बॉन्ड ने दिमाग लगाया और दिमित्रियोस के फोन से उस अननोन नंबर पर कॉल किया। भीड़ में एक आदमी ने फोन उठा लिया। बॉन्ड ने देखा उसके पास दिमित्रियोस का वही काला बैग था। उस बैग में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े थे, जिसे पहनकर वो आदमी के एयरपोर्ट के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। अब तक बॉन्ड समझ नहीं पाया था कि उसका प्लान क्या है। तभी उस आदमी ने फायर अलार्म ऑन करके पूरे एयरपोर्ट में उथल पुथल मचा दी और सिक्योरिटी लॉकर से एक बंदूक लेकर सुरक्षा स्टाफ को चकमा देता हुआ रनवे की तरफ जाने लगा। इसी दौरान बॉन्ड को उसकी बॉस एम का कॉल आया, जो अब तक बॉन्ड की हर हरकत पे नजर रखे हुए थी। उसने बताया कि उस हमलावर का नाम कार्लोस है और उसका निशाना स्काई फ्लीट कंपनी का नया एयरप्लेन है। दरअसल आज स्काई फ्लीट कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरप्लेन स्काई फ्लीट प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भरने वाला था। इस विमान का लॉन्च पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही थी। कार्लोस का मकसद इस विमान को रनवे पर ही उड़ा देने का था, ताकि स्काई फ्लीट कंपनी बर्बाद हो जाए। कार्लोस ने एक फ्यूलर टैंक ट्रक को हाईजैक किया, जो हजारों लीटर ज्वलनशील ईंधन से भरा हुआ था। वो पूरी रफ्तार से ट्रक रनवे की तरफ दौड़ाने लगा। उसका मकसद साफ था, टैंकर को सीधे स्काई फ्लीट विमान से टकरा देना, जिससे एक भयंकर धमाका हो और प्लेन के परखच्चे उड़ जाए। मगर बॉन्ड किसी भी हाल में यह नहीं होने दे सकता था। वो तेजी से भागकर चलते हुए टैंकर के ऊपर चढ़ गया और विंडशील्ड तोड़ता हुआ सीधा केबिन में घुस गया। बॉन्ड और कार्लोस के बीच हाथापाई होने लगी। कार्लोस ने लात मारकर बॉन्ड को ट्रक के नीचे गिराने की कोशिश की, मगर बॉन्ड नीचे लटक गया। तभी उसने देखा कार्लोस ने ट्रक के नीचे एक रिमोट कंट्रोल्ड बम भी लगा दिया था। धमाका कितना भयंकर हो सकता है, बॉन्ड को इसका अंदाजा हो गया। वो वापस ऊपर आया और इस बार उसने कार्लोस को पीट पीट कर ट्रक के नीचे फेंक दिया। ट्रक बस प्लेन से टकराने ही वाली थी, पर बॉन्ड ने ऐन मौके पर उसे रोक लिया। बॉन्ड ने राहत की सांस भरी ही थी, कितने में ही पुलिस ने उसे आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया। उधर कार्लोस अभी मरा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उसका प्लान भी अभी बाकी था। वो छोटा बॉम्ब जो उसने ट्रक के नीचे फिट किया था, अब वो उससे धमाका करने वाला था। उसने बॉम्ब का रिमोट निकाला और बटन दबा दिया, लेकिन तभी अपने ही आसपास से बीप की आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा बॉन्ड ने बड़ी ही चालाकी से बॉम्ब को ट्रक से निकालकर उसकी ही पैंट में फंसा दिया था। कार्लोस कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक धमाके के साथ उसके चीथड़े उड़ गए। स्काई फ्लीट विमान सुरक्षित था और सारे यात्री भी। बॉन्ड ने एक बार फिर तबाही मचाई थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोक दिया था। इसी दौरान दुनिया के एक दूसरे कोने में समंदर के बीच अपने आलीशान यॉट पर बैठा लशीफ ये सब लाइव न्यूज चैनल पर देख रहा था। जैसे ही न्यूज एंकर ने बताया कि स्काई फ्लीट विमान सुरक्षित है और पुलिस ने हमले को नाकाम कर दिया है, लशीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। दरअसल ये सारा प्लान लशीफ का ही था। उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। आतंकवादियों के पैसे को दोगुना करने के लिए उसने शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाया था। उसने स्काई फ्लीट कंपनी के शेयर गिरने पर करोड़ों का सट्टा लगाया था। वो सोच रहा था कि विमान के ब्लास्ट होते ही कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिरेंगे और वो एक ही झटके में अरबों कमा लेगा। मगर बॉन्ड ने विमान को बचाकर सारी बाजी ही पलट दी थी। स्काई फ्लीट कंपनी के शेयर गिरने की बजाय और मजबूत हो गए और लशीफ बर्बाद हो गया। वो दहशत में आ चुका था, क्योंकि उसने जो पैसे गंवाए थे उसमें उस खतरनाक आतंकवादी ओबानो के $100 मिलियन भी थे। वो जानता था कि ओबानो और उसके साथी माफी शब्द का मतलब नहीं समझते, वे उसका सर काट देंगे। डर और तनाव इतना ज्यादा था कि लशीफ की आंख से पानी की जगह खून के आंसू बहने लगे। हालांकि ये उसकी बीमारी थी, जब भी उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता तो आंखों से ऐसे खून बहते थे। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, जल्द से जल्द पैसा वापस लाना, चाहे जैसे भी हो। उधर दूसरी ओर एम भी बहामास पहुंच चुकी थी। वो बॉन्ड के इस काम से खुश थी। एम ने बॉन्ड को लशीफ के प्लान के बारे में सब बताया और कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि लशीफ ने अपने खोए हुए पैसे को वापस पाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है।
एम ने बताया कि लशीफ एक चालाक लोमड़ी है और ताश के खेल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। अपना खोया हुआ पैसा और अपनी जान बचाने के लिए उसने यूरोप के मॉन्टेनेग्रो स्थित कसिनो रॉयल में एक बहुत बड़े पोकर गेम का आयोजन किया है। इस खेल में बाय इन यानी कि प्रवेश शुल्क ही $10 मिलियन है। जीतने वाले को लगभग $115 मिलियन मिलेंगे, जिससे लशीफ अपना कर्ज चुका सकता है और अपनी जान बचा सकता है। लेकिन एम किसी भी कीमत पर लशीफ को आतंकवादियों के पैसे दोबारा हासिल करने से रोकना चाहती थी। एम ने बॉन्ड को एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा। उसे अब मॉन्टेनेग्रो जाना था, क्योंकि पूरे ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस में केवल बॉन्ड ही एक ऐसा एजेंट था जो पोकर का माहिर खिलाड़ी था और लशीफ को टेबल पर केवल वही हरा सकता था। मिशन साफ था, लशीफ को पोकर टेबल पर हराना, उसे पूरी तरह कंगाल करना और उसे मजबूर करना कि वो अपनी जान बचाने के लिए M16 के साथ डील कर ले और अपने आतंकवादी नेटवर्क की जानकारी दे दे। सरकार ने बॉन्ड को इस खेल में एंट्री दिलवाने के लिए सारे इंतजाम कर दिए थे। कसिनो रॉयल में होने वाला खेल महज ताश के पत्तों का नहीं, बल्कि ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक खामोश जंग थी। दाव पर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान थी। अगर बॉन्ड हारता तो ब्रिटिश सरकार का पैसा सीधे आतंकवादियों की तिजोरी में चला जाता, जिसका इस्तेमाल ना जाने कितने मासूमों का खून बहाने के लिए किया जाता। इसलिए इस हाई स्टेक गेम में हारना बॉन्ड के लिए कोई विकल्प नहीं था। इसी के साथ ये कहानी बहामास की धूप से निकलकर अब यूरोप की सर्द वादियों की तरफ बढ़ चली। मॉन्टेनेग्रो जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन में सवार जेम्स बॉन्ड इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था, बल्कि वो रिलैक्स्ड लग रहा था। इस मिशन में उसे एक पार्टनर भी मिली थी, जिसका नाम वेस्पर लैंड था। वेस्पर ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा भेजी गई एक एजेंट थी और उसका एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना था कि बॉन्ड इस गेम के लिए मिलने वाले $10 मिलियन की विशाल रकम को लशीफ की मेज पर यूं ही ना लौटा दे। ट्रेन के एक लंबे सफर के बाद बॉन्ड और वेस्पर मॉन्टेनेग्रो स्टेशन पहुंचे। वहां उनका स्वागत एक शानदार काली लिमोजिन ने किया, जो उन्हें होटल ले आया। बॉन्ड को इस होटल में आर्लिंगटन बीच के नाम से चेक इन करना था, ताकि लशीफ को उन पर शक ना हो। मगर बॉन्ड ने रिसेप्शनिस्ट को अपना असली नाम बता दिया, जेम्स बॉन्ड। वेस्पर यह सुनकर भड़क गई। उसने तुरंत बॉन्ड को टोका कि उसने अपना असली नाम क्यों इस्तेमाल किया। अगर लशीफ ने उसे पहचान लिया तो मिशन का सत्यानाश हो जाएगा। इस पर बॉन्ड ने उसे ठंडी नजरों से देखा और समझाया, लशीफ कोई गली का गुंडा नहीं है, उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। अगर लशीफ जैसे बड़े क्रिमिनल ने मॉन्टेनेग्रो में इतना बड़ा गेम रखा है तो उसने पहले से ही गेम के सारे प्लेयर्स की कुंडली निकाल ली होगी, इसलिए छुपने का कोई फायदा नहीं है। बॉन्ड ने तर्क दिया कि अगर लशीफ उसे अपनी टेबल पर बैठने दे रहा है तो इसका मतलब कि या तो वो जल्दी पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर है या फिर उसने कोई जाल बिछा रखा है। बॉन्ड ने वेस्पर को भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से सतर्क है। फिर शाम होते ही बॉन्ड ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कसिनो रॉयल के आलीशान हॉल में प्रवेश किया, जो कि किसी महल से कम नहीं था। वहां दुनिया भर के सबसे अमीर जुआरी मौजूद थे। वहीं बॉन्ड की मुलाकात हुई लशीफ से, जो बेशक बॉन्ड को पहचान गया था, मगर फिर भी उसने बॉन्ड का स्वागत किया। उस हॉल में मैथ्यूस नाम का एक आदमी भी मौजूद था, जो यहाँ का स्थानीय मगर बहुत पहुंचा हुआ जासूस था। वो यहाँ बॉन्ड की मदद करने आया था। इसी के साथ गेम के होस्ट ने सभी को खेल के कड़े नियम समझाए। होस्ट ने स्पष्ट किया कि इस गेम में 10 प्लेयर्स हैं और हर एक के पास $10 मिलियन हैं। उन सारे पैसों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्विट्जरलैंड के बैंक में सुरक्षित रखा गया है, ताकि जीतने वाला दुनिया के किसी भी कोने से अपने पूरे पैसे सुरक्षित विड्रॉ कर सके। उसने आगे बताया कि अगर कोई खिलाड़ी अपने सारे 10 मिलियन हार जाता है तो वो केवल एक बार गेम में फिर से हिस्सा ले सकता है, जिसकी कीमत होगी $5 मिलियन। होस्ट ने एक मशीन में सभी को बारी बारी से एक कोड डालने को कहा। केवल इस कोड से ही गेम का विनर अपने पैसे विड्रॉ कर पाएगा। इसके बाद खेल शुरू हुआ। शुरुआत में बॉन्ड ने जानबूझकर कुछ छोटे दांव खेले। वो जीतना नहीं चाहता था, वो बस लशीफ के खेलने के तरीके को समझना चाहता था। वो देख रहा था कि लशीफ कैसे रिएक्ट करता है, मगर लशीफ के बिना हाव भाव के सपाट चेहरे से कोई भी उसकी चाल का अंदाजा नहीं लगा सकता था। माहौल काफी तनाव भरा हो चुका था।
और तभी हॉल में वेस्पर दाखिल हुई। उसने एक बेहद खूबसूरत इवनिंग गाउन पहन रखा था। वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स, वेटर से लेकर जुआरी तक, सबका ध्यान खेल से हटकर वेस्पर पर टिक गया। बॉन्ड गेम के बीच ही उठकर वेस्पर के पास आया और उसे चूम लिया। बॉन्ड ने मुस्कुराते हुए वेस्पर के कान में कहा, इसे रोमांस मत समझना, ये मेरी चाल है। असल में बॉन्ड लशीफ को चिढ़ाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि उसे इस हाई स्टेक गेम की कोई परवाह नहीं है और ना ही पैसों की। उसका ध्यान अपनी खूबसूरत साथी पर है। लशीफ के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई थी। बॉन्ड ने उसका ध्यान भटकाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बॉन्ड ने जानबूझकर पहली बाजी लशीफ को जीतने दिया। उसने उसे जताया जैसे उसे इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि उसने अपने पत्ते भी शो नहीं किए। दूसरी बाजी से पहले होस्ट ने सभी से 1 घंटे का ब्रेक लेने को कहा ताकि वे सभी रिलैक्स हो जाएं। इसी दौरान लशीफ का एक साथी उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर चला गया। लशीफ झुंझलाया हुआ उठकर वहां से चला गया। बॉन्ड भी वेस्पर के साथ चुपके से उसका पीछा करने लगा। लशीफ अपने होटल रूम में आया जहां उसकी गर्लफ्रेंड वेलेंका उसका इंतजार कर रही थी, मगर यह ट्रैप था। अचानक अंधेरे से ओबानो और उसका बॉडीगार्ड बाहर निकले, वही आतंकवादी जिनके पैसे लशीफ ने डुबा दिए थे। ओबानो गुस्से में था। वो एक मोटी रस्सी से लशीफ का गला घोटने लगा। लशीफ का दम घुट रहा था, उसकी आंखें बाहर आ रही थीं। लशीफ ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, मेरे पास पैसा है, मैं सुबह तक उसे जीत लूंगा, मुझे बस वक्त चाहिए। ओबानो ने रस्सी ढीली कर दी और उसे धमकाते हुए कहा, अगर कल सुबह तक पैसा नहीं मिला तो तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। ये चेतावनी देकर ओबानो और उसका बॉडीगार्ड लशीफ के कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी वक्त बॉन्ड और वेस्पर कॉरिडोर में छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। बॉन्ड ने तुरंत वेस्पर को दीवार की तरफ धकेला और अपना चेहरा छिपाने के लिए उसे किस करना शुरू कर दिया ताकि ओबानो को लगे कि वो कोई प्रेमी जोड़ा है जो रोमांस कर रहा है। मगर ओबानो की पैनी नजर बॉन्ड के कान में लगे एयरपीस पर पड़ गई थी। ओबानो तुरंत समझ गया कि बॉन्ड एक जासूस है। उसने मशीटी निकाली और बॉन्ड पर हमला कर दिया, लेकिन ओबानो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉन्ड लशीफ जैसा कोई चालाक लोमड़ी नहीं बल्कि खूंखार शेर है। वो अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ गया और मार मार कर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। बॉन्ड ने मैथिस से कहकर उन लाशों को ठिकाने लगवा दिया। कुछ समय बाद अपने जख्म और ओबानो के खून को साफ करके बॉन्ड एक बार फिर पोकर टेबल पर बैठा था। माहौल में तनाव अपनी चरम सीमा पर था क्योंकि बाजी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। टेबल पर मौजूद बाकी के 8 खिलाड़ी अपने पत्ते खोल चुके थे और मुकाबला अब सीधा जेम्स बॉन्ड और लशीफ के बीच सिमट गया था। लशीफ अपनी उस ठंडी और पथरीली अदा के साथ बैठा था। चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई डर। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड पूरी तरह से फोकस्ड था। उसकी बाज जैसी नजरें लशीफ के चेहरे की हर छोटी से छोटी हरकत को स्कैन कर रही थी। इसी मानसिक युद्ध के बीच बॉन्ड को लगा उसने लशीफ की एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली है, जिसे पोकर की दुनिया में ब्लफ कहा जाता है। दरअसल ब्लफ जुए का वो खतरनाक दाव है जहां खिलाड़ी के हाथ में पत्ते तो कमजोर होते हैं लेकिन उसके इरादे लोहे के होते हैं। वे अपने चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास ओढ़ लेता है मानो उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्ते हों, ताकि सामने वाला उसके झूठे आत्मविश्वास से डरकर पीछे हट जाए। बॉन्ड ने बहुत ही बारीकी से नोटिस किया कि जब भी लशीफ ब्लफ करता है उसका बायां हाथ अनजाने में ऊपर उठता है और उसकी उंगली उसकी कनपट्टी के नस को सहलाती है ताकि उसकी चिंता उसके खून के आंसुओं से न छलक जाए। बॉन्ड की आंखों में एक चमक आ गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि लशीफ के पत्ते कमजोर हैं। वो अपनी चिंता छुपा रहा है, जबकि बॉन्ड के पास फुल हाउस यानी एसेस ओवर किंग्स था, एक बहुत मजबूत हाथ। मगर तभी लशीफ ने अपने सारे चिप्स पूरे $10 मिलियन मेज के बीच सरका दिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। वेस्पर ने बॉन्ड को इशारा किया कि वो ये दाव ना खेले, पर बॉन्ड को अपने पत्तों और अपनी पारखी नजरों पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि लशीफ उसे बस डरा रहा है। उसने भी अपने 10 मिलियन के चिप्स दांव पर लगा दिए और अपने पत्ते खोले, जिसे देखकर सभी को यकीन हो गया कि बॉन्ड ही जीतने वाला है। लेकिन उसी पल लशीफ के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान आई। उसने अपने पत्ते खोले। उसके पास थे 4 गुलाम। बॉन्ड का फुल हाउस लशीफ के 4 जैक्स के सामने बेकार था।
बॉन्ड सन्न रह गया। लशीफ उसके दिमाग से खेल गया था। वो जानबूझकर ब्लफ वाले इशारे कर रहा था और बॉन्ड उसकी जाल में फंस गया था। एक ही झटके में बॉन्ड सब कुछ हार गया। मिशन फेल हो चुका था। वेस्पर गुस्से से आग बबूला थी, मगर बॉन्ड ने अभी हार नहीं मानी। उसने वेस्पर से गेम में दोबारा हिस्सा लेने के लिए 5 मिलियन और मांगे और वेस्पर को भरोसा दिलाया कि अब वो लशीफ की हर चाल समझ चुका है। वो अगले दांव में उसे कंगाल कर सकता है। मगर वेस्पर ने साफ मना कर दिया। उसने कड़वे शब्दों में कहा, जेम्स, तुम अपनी अहंकार की वजह से हारे हो। मैं अब सरकार का और पैसा तुम्हारी सनक पर बर्बाद नहीं करूंगी। बॉन्ड को भी गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी भी। वो ये सारे पैसे आतंकवादियों के हाथ में जाने नहीं दे सकता था। बॉन्ड के पास बस अब एक ही रास्ता बचा था। उसने एक चाकू उठा लिया और सीधा लशीफ को मारने जाने लगा, पर तभी एक अमेरिकन आदमी ने उसे रोक लिया। वो था फेलिक्स लाइटर, जो बॉन्ड के टेबल का ही खिलाड़ी था। फेलिक्स ने बॉन्ड का गेम देखा था और उसे पूरा यकीन था कि बॉन्ड लशीफ को हरा सकता है। उसने चुपके से बॉन्ड को बताया कि वो CIA का एजेंट है। उसने बॉन्ड को एक डील ऑफर की, जिसके मुताबिक वो बॉन्ड को दोबारा खेलने के लिए अपने पैसे देगा, लेकिन शर्त यह है कि जीतने के बाद उसे लशीफ को अमेरिका के हवाले करना होगा। बॉन्ड के पास कोई चारा नहीं था। उसने शर्त मान ली और एक नए जोश और ढेर सारे पैसे के साथ बॉन्ड वापस टेबल पर आया। लशीफ उसे देखकर चौंक गया। बॉन्ड अब उसका ब्लफ करने का तरीका समझ चुका था, मगर शातिर लशीफ ने बॉन्ड को इस बार मौत के जाल में फंसा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड वेलेंका ने चुपके से बॉन्ड की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। एक ऐसा जहर जो दिल की धड़कनों को इतना बढ़ा देता है कि हार्ट अटैक आ जाता है। बॉन्ड की नजरें गुस्से से बौखलाई वेस्पर पर टिकी थीं। उसने बिना देखे ही ड्रिंक उठाई और एक घूंट भरा। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। पसीना छूटने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे एहसास हो गया कि उसे जहर दिया गया है। बॉन्ड फौरन नमक का डब्बा और एक ग्लास उठाकर बाथरूम में आया और पानी में ढेर सारा नमक मिलाकर पी गया, जिससे उसे उल्टियां हुई। इससे जहर तो शरीर से निकल गया, मगर उसका असर अब भी बाकी था। बॉन्ड के दिल की धड़कनें धीमी होती जा रही थीं। वो गिरता पड़ता हुआ किसी तरह अपनी कार तक पहुंच गया। उसने जल्दी M16 के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया, जहां एम और उसकी टीम बॉन्ड की बॉडी में लगे सेंसर से उसकी शारीरिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बॉन्ड को बताया कि कार में एक डिफिब्रिलेटर यानी कि दिल को झटका देने वाली मशीन है। हार्ट बीट रुकने से पहले उन्होंने बॉन्ड को उसे इस्तेमाल करने को कहा। बॉन्ड होश खोने लगा था, मगर किसी तरह उसने डिफिब्रिलेटर के पैड्स को अपनी छाती से चिपकाया और इंजेक्शन लगाया। मगर उसने जब डिफिब्रिलेटर का बटन दबाया तो उस मशीन ने काम ही नहीं किया। तभी बॉन्ड ने देखा कि मशीन का एक तार तो कनेक्ट ही नहीं हुआ था। बॉन्ड उसे कनेक्ट कर पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी धड़कन रुक गई। वो मर चुका था। इतने में ही वेस्पर बॉन्ड को ढूंढती हुई वहां आई। हालात को देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि बॉन्ड को हार्ट अटैक आया है। उसने निकलते हुए तार को वापस जोड़ा, जिससे मशीन एक्टिव हो गई। वेस्पर ने बिना पल गवाए बटन दबा दिया। बॉन्ड का शरीर एक झटके से हवा में उछला। एक गहरी लंबी सांस के साथ उसकी धड़कनें वापस लौट आईं। खुशकिस्मती से वो मौत के मुंह से जिंदा वापस आ गया था। वो पसीने से तरबतर था, हाफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग थी। उसने जान बचाने के लिए वेस्पर का शुक्रिया अदा किया और लड़खड़ाते कदमों से लेकिन अटूट इरादे के साथ वापस कसीनो की तरफ चल दिया। जब बॉन्ड वापस पोकर टेबल पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा छा गया। लशीफ को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी इंसान है या कोई भूत। खेल एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया। सारे प्लेयर्स अपने पैसे हार चुके थे और अब मुकाबला एक बार फिर बॉन्ड और लशीफ के बीच था। टेबल पर $115 मिलियन का पहाड़ जैसा इनाम रखा था। बस पत्ते दिखाने की देरी थी। लशीफ ने मुस्कुराते हुए अपने पत्ते पलटे। उसके पास एक इक्का और एक 6 था, जो टेबल पर मौजूद 2 इक्के और एक 6 के साथ मिलकर हायर फुल हाउस बना रहा था। लशीफ को अपनी जीत पक्की लग रही थी। अब हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर बॉन्ड पर थी। बॉन्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बेहद इत्मीनान से धीरे से अपने पत्ते पलटे। उसके पास थे 5 और 7 ऑफ स्पेड्स। टेबल पर पहले से मौजूद कार्ड्स 4, 6, 8 ऑफ स्पेड्स के साथ मिलकर बॉन्ड के पास था 5, 6, 7, 8, 9 ऑफ स्पेड्स। ये एक स्ट्रेट फ्लश था, पोकर की दुनिया का बड़ा हाथ।
ऐसा हाथ जो लाखों में एक बार आता है। लशीफ की हंसी उसके गले में अटक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो टेंशन के मारे आंखों से खून बहाने लगा। वो सिर्फ हारा नहीं था बल्कि अपनी जान भी खोने वाला था। वो गुस्से में वहां से चला गया। लशीफ को कंगाल करने के बाद बॉन्ड ने राहत की सांस ली। $115 मिलियन अब सुरक्षित थे। वादे के मुताबिक बॉन्ड ने अमेरिकी एजेंट फिलिक्स लाइटर को लशीफ को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी और फिर इत्मीनान से वेस्पर के साथ रोमांटिक डिनर करने आ गया। वेस्पर भी अब बॉन्ड से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। इन्हीं प्यार भरे पलों के बीच वेस्पर के फोन पर मैथिस का एक मैसेज आया। उसने बॉन्ड से कहा कि मैथिस ने उसे किसी खास काम से बुलाया है। बॉन्ड ने उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही वेस्पर वहां से गई, बॉन्ड को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। भला मैथिस को वेस्पर से अकेले मिलने की क्या जरूरत है? बॉन्ड तुरंत वेस्पर के पीछे भागा। होटल के बाहर निकलते ही उसने देखा कि कुछ लोगों ने वेस्पर का किडनैप कर लिया और उसे कार में डालकर वहां से ले जाने लगे। बॉन्ड ने एक पल भी नहीं गवाया। वो दौड़कर अपनी कार में बैठा और इंजन की दहाड़ के साथ उसने कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। अंधेरी सड़क पर बॉन्ड पूरी रफ्तार से उस कार का पीछा कर रहा था, लेकिन जल्द ही किडनैपर्स की कार उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसने कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ाई, लेकिन तभी अचानक बॉन्ड ने देखा सड़क के ठीक बीचों बीच वेस्पर बंधी हुई पड़ी है। वो बॉन्ड की कार से कुचलने ही वाली थी कि तभी बॉन्ड ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दिया। उसकी कार बेकाबू होकर हवा में उछल गई और पलटती हुई किनारे पर जा गिरी। बॉन्ड जिंदा तो था, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इतने में ही लशीफ अपने साथियों के साथ वहां आ गया और बॉन्ड और वेस्पर को घसीटकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद जब बॉन्ड को होश आया तो वो एक पुरानी रेलवे सुरंग में था, लशीफ के कब्जे में। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। लशीफ ने उसे पूरी तरह नंगा करके कुर्सी पर बांध रखा था और कुर्सी की सीट काट दी गई थी। बॉन्ड का सबसे नाजुक अंग, उसका प्राइवेट पार्ट, असुरक्षित था। लशीफ ने पहले तो बॉन्ड को बताया कि मैथिस, जिसे बॉन्ड अपना साथी समझ रहा था, वो दरअसल लशीफ के लिए ही काम करता है। लशीफ को अपनी जान बचाने के लिए बॉन्ड से $115 मिलियन वापस चाहिए थे, जिसके लिए उसने बॉन्ड से स्विस बैंक का पासवर्ड मांगा, पर बॉन्ड ने अपना मुंह खोलने से भी मना कर दिया। अब लशीफ ने अपनी दरिंदगी दिखाई। उसके हाथ में एक मोटी भारी भरकम रस्सी थी, जिसके सिरे पर एक मोटी गांठ बंधी हुई थी। उसने उस रस्सी की गांठ से बॉन्ड के प्राइवेट पार्ट पर पूरी ताकत से वार किया। दर्द की एक ऐसी लहर बॉन्ड के शरीर में दौड़ी कि उसकी चीख गले में ही घुट गई। यह टॉर्चर अमानवीय था। लशीफ ने कहा कि अगर बॉन्ड ने पासवर्ड नहीं बताया तो उसे नपुंसक बनाकर छोड़ेगा। वो बार बार वार करता रहा। हर चोट के साथ बॉन्ड की आत्मा तक कांप उठती थी, लेकिन इतनी तड़प के बावजूद बॉन्ड नहीं टूटा। एक समय के बाद वो जैसे पागल हो गया। उसने दर्द में भी हंसते हुए लशीफ का मजाक उड़ाया और उसने कहा, मजा नहीं आ रहा, थोड़ी और खुजली करो। लशीफ गुस्से में पागल हो गया। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना चाकू निकाल लिया। वो बॉन्ड का प्राइवेट पार्ट काटने ही वाला था, लेकिन तभी एक गोली चली जिसने लशीफ के माथे के बीचों बीच छेद कर दिया। लशीफ वहीं ढेर हो गया। उसे मारने वाला था मिस्टर वाइट, वही रहस्यमयी ब्रोकर जिसकी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादियों को फंड करती थी। चूंकि अब लशीफ उनका पैसा डुबा चुका था और पुलिस की नजर में भी आ गया था, इसलिए उसने लशीफ का काम तमाम कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद बॉन्ड की आंख खुली। वो अस्पताल में था, M16 की सुरक्षा में। बॉन्ड ने जागते ही सबसे पहले पूछा कि वेस्पर तो ठीक है। वेस्पर बिल्कुल ठीक थी। बॉन्ड की जान में जान आ गई। उसने सबसे पहले गद्दार मैथिस को गिरफ्तार करवाया, लेकिन अब एक बात उसे खटक रही थी। आखिर मिस्टर वाइट ने उसे और वेस्पर को जिंदा क्यों छोड़ दिया? वजह चाहे जो भी हो, पर अब बॉन्ड इस खतरनाक जिंदगी से तंग आ चुका था। इस मिशन के दौरान बॉन्ड और वेस्पर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और बॉन्ड अब ये काम छोड़कर वेस्पर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। इसी बीच स्विस बैंक का बैंकर उसके पास आया। बॉन्ड को अब सरकार की अमानत, वो $115 मिलियन लौटाना था। यह शुभ काम बॉन्ड ने वेस्पर के हाथों से करवाया। उसे अकाउंट नंबर डालने को कहा और पासवर्ड बताया। वेस्पर ने पासवर्ड एंटर कर दिए और अब वो दोनों एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। वे दुनिया की सबसे रोमानी जगह वेनिस के लिए रवाना हुए। वेनिस में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए। ऐसे ही एक सुबह वेस्पर को एक मैसेज आया। वेस्पर ने बॉन्ड से कहा कि उसे कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक जाना है।
और रेडी होकर चली गई। इत्तेफाक से उसी वक्त बॉन्ड को एम का फोन आया। एम की आवाज में चिंता थी। उन्होंने कहा, बॉन्ड, हमें ट्रेजरी से खबर मिली है कि तुमने अभी तक 115 मिलियन हमारे खाते में जमा नहीं कराए। तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? यह सुनकर बॉन्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो 1 महीने पहले ही पैसे जमा करा दिए थे। उसने फौरन स्विस बैंकर को कॉल किया और उससे पूछा कि वेस्पर ने पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। बैंकर ने इसकी जानकारी तो नहीं दी, बस बताया कि इस वक्त वो सारे पैसे वेनिस के बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं। यह सुनकर बॉन्ड सन्न रह गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि वेस्पर ने उसे धोखा दिया है। हालांकि वेस्पर ने अपना फोन बॉन्ड के पास ही छोड़ दिया था, जिसमें गैटलर नाम के किसी शख्स का मैसेज आया था। लिखा था, मुझे आधे घंटे में बैंक में मिलो। बॉन्ड फौरन वेस्पर को ढूंढने बैंक आया, लेकिन वो जा चुकी थी। तभी बॉन्ड को वो भीड़ में नजर आई। उसके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें सारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद थे। गुस्से और दर्द में भरकर बॉन्ड ने वेस्पर का पीछा किया। वेस्पर वेनिस की गलियों से होती हुई एक सुनसान जगह पर पहुंची, जहां वो उस आदमी गैटलर से मिली और उसे पैसों से भरा ब्रीफकेस थमा दिया। तभी उन्होंने बॉन्ड को देख लिया और वहां से भागकर एक फ्लोटिंग हाउस में जा घुसे। वो इमारत बड़े एयरबैग के सहारे पानी में तैर रही थी। गैटलर के आदमियों ने बॉन्ड पर गोलियों की बौछार कर दी, मगर बॉन्ड ने सीधे उन एयर बैग्स को निशाना बनाया, जिससे सारे बैग्स फट गए और पूरी इमारत धीरे धीरे वेनिस नदी में डूबने लगी। एक तरफ वो इमारत डूब रही थी, दूसरी तरफ बॉन्ड गैटलर और उसके आदमियों का सामना कर रहा था। उसने एक एक करके गैटलर के सारे आदमियों को खत्म कर दिया और अंत में नील गन से गैटलर को भी मौत के घाट उतार दिया। मगर तब तक वो इमारत आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी थी। इस दौरान वेस्पर लिफ्ट के अंदर छुपी हुई थी। वेस्पर की आंखों में आंसू देख बॉन्ड को समझ में आ रहा था कि वो बुरी नहीं है। ये सब करने के पीछे जरूर उसकी कोई मजबूरी थी, वरना वो सबूत के तौर पर अपना मोबाइल बॉन्ड के पास नहीं छोड़ती। बॉन्ड उसे बचाने के लिए लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगा, पर वेस्पर ने जानबूझकर खुद को अंदर लॉक कर लिया था। एलिवेटर पानी में डूब गया और वेस्पर की सांसें बंद हो गई। बॉन्ड ने जैसे तैसे उसे पानी से बाहर निकाला और सीपीआर देते हुए उसे जगाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वेस्पर मर चुकी थी। बॉन्ड उसकी लाश को गोद में लेकर रोता रहा और इसी दौरान उधर मिस्टर वाइट पैसों का ब्रीफकेस लेकर भाग गया। कुछ समय बाद बॉन्ड फिर से वही ठंडा पत्थर दिल जासूस बन चुका था, शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर। एम ने उसे एक कड़वा सच बताया। जांच में पता चला कि वेस्पर का एक बॉयफ्रेंड था, यूसुफ, जिसे मिस्टर वाइट की ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था। लशीफ के गेम में हारने के बाद उन्होंने वेस्पर को धमकी दी थी कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है तो उसे बॉन्ड से पैसे हासिल करने होंगे। वेस्पर इसके लिए राजी हो गई थी, मगर वेस्पर का बॉन्ड के लिए लगाव झूठा नहीं था। उसने मिस्टर वाइट से सौदा किया था कि वो उसे पैसे देगी, बदले में उन्हें बॉन्ड को भी छोड़ना होगा। यही वजह थी कि मिस्टर वाइट ने उस दिन बॉन्ड को जिंदा छोड़ दिया। एम ने बॉन्ड को चेतावनी दी कि अब से वो किसी पर भी भरोसा ना करे, मगर बॉन्ड को वेस्पर पर अब भी भरोसा था। उसे यकीन था कि वेस्पर ने अपना फोन उसके पास किसी वजह से छोड़ा था। उसने वेस्पर का फोन चेक किया। फोन के मैसेज ड्राफ्ट में बॉन्ड को एक संदेश मिला जो वेस्पर ने खास बॉन्ड के लिए छोड़ा था। बॉन्ड ने उसे खोला। उसमें एक फोन नंबर था और नाम लिखा था मिस्टर वाइट। बॉन्ड अब तक मिस्टर वाइट से अनजान था, लेकिन वेस्पर के इस मैसेज ने बॉन्ड को मिस्टर वाइट तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। मिस्टर वाइट उस वक्त इटली के एक बेहद खूबसूरत और आलीशान विला पर उन 115 मिलियन डॉलर के साथ मजे कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। जैसे ही मिस्टर वाइट ने पूछा कौन बोल रहा है, तभी एक गोली चली जो सीधे उसके पैर में लगी। मिस्टर वाइट दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया और आवाज आई, द नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। बॉन्ड ने मिस्टर वाइट की वहीं समाधि बना दी और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।